हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम नया टॉपिक इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस वीडियो में हम सिर्फ 5 बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पे काफ़ी डिटेल्ड स्टडी होती है और हम अच्छी तरह बच्चों को समझाते हैं, ताकि सिर्फ एक एग्जाम में नहीं बल्कि सारे एग्जाम्स में जो आपने एक बार पढ़ा वो आपको याद रहे और वहां पे इस्तेमाल आप कर सको उसको नॉलेज को, और आप जनरल लाइफ में भी आप उस नॉलेज को इस्तेमाल कर सको। तो इन फीचर्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम पहले 5 फीचर्स पढ़ेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अलावा भी हमने आपके सिलेबस के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमने काफी डिटेल में कवर किए हुए हैं एंड विद अप टू डेट मटेरियल हमने ये टॉपिक जो हैं वो कवर किए हुए हैं। और जो बाकी टॉपिक्स बचते हैं आपके सिलेबस के वो जल्दी हम अपलोड कर देंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड पे आपको इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने के काम आएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन डेप्थ मटेरियल मिले जिनसे उनको समझ आए, और वीडियो को जरूर लाइक दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान जो है वो इंडिया का सुप्रीम लॉ है। मतलब इंडिया में इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, किसी और कानून की चलती नहीं है। तो ये जो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो भी इंडिया में हैं उनका फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, उनका स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर, ड्यूटी जो है सारा कुछ डिफाइन करता है, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। और इसके अलावा भी ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इलेक्ट की गई थी नवंबर 1946 में। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का आइडिया किसका था? एमएन रॉय का था, जिन्होंने ये आइडिया 1934 में दिया था। और वो कौन थे? वो पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया थे। मतलब कम्युनिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में आई उसके शुरुआती दौर में इनका बहुत ही ज्यादा जो है वो योगदान इनका रहा है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की जो डिमांड थी वो ऑफिशियल डिमांड बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1935 में, और जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया अगस्त ऑफर में 1940 में। अब ये अगस्त ऑफर क्या था इसको हम डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखिए कि ये जो था ये लिंथिन गो जो वॉइस रॉय थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि इसमें बहुत सी डिमांड जो थी वो इंडियंस की मानी गई थी। क्यों? ताकि वो चाहते थे कि इंडिया जो है, इंडिया की सारी कम्युनिटीज़, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो ब्रिटेन का साथ दे वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, तो उनको बहलाने के लिए ये जो ऑफर है वो लाया गया था। ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 389 थी। ये जो बॉडी है इसके कुछ मेंबर जो थे वो इलेक्टेड थे और कुछ मेंबर जो थे वो नॉमिनेटेड थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया वो कब अडॉप्ट किया गया? वो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और ये इफेक्टिव हुआ 26 जनवरी 1950 में, जिसको हम एज रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसने रिप्लेस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो इंडिया था 1947 से पहले और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले 1935 के बाद उसको जो गवर्न करता था वो यही एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे और पहला जो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे वीडियोस के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। उसके लिए आपको सिर्फ 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करनी होगी। और जितनी भी आज तक हमने वीडियोस बनाई हैं आप चैनल पे चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, और जितनी भी एग्जाम तक बनाएंगे उनका कंटेंट आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके, तो पहला जो फीचर है जो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड है फॉर अ नेशन। एक कंट्री का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
होता क्या है कि दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए सॉवरेन नेशन, मतलब किसी कंट्री के लिए सबसे लंबा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। फॉर ए सॉवरेन नेशन का लिखने की जरूरत क्या थी, देखिए इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलावा भी इससे लंबा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो किसी कंट्री का नहीं है बल्कि स्टेट का है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो अलाबामा स्टेट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत लंबा है और रिटन है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल इतना ही, बल्कि हमें फॉर ए सॉवरेन नेशन या फॉर अ कंट्री लगाना जरूरी है टेक्निकली। ठीक है, तो जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उस टाइम इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें, ऑब्वियसली ये चेंज भी हो सकता है आगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट की सिचुएशन जो जून 2022 की सिचुएशन है इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है और 470 आर्टिकल्स हैं और जिनको ग्रुप किया गया है 25 पार्ट्स में जिसके 12 शेड्यूल्स हैं और ये अभी तक अमेंड हुआ है 105 बार। मैंने बोला ये ऑब्वियसली जो ये फिगर्स हैं ये सब्जेक्ट टू चेंज है। लेकिन एक बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वो क्या है कि जो लास्ट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उसका नंबर अभी 395 ही है, तो 470 या इससे ज़्यादा आर्टिकल्स कहाँ से हुए। देखिए आपको पता है कुछ आर्टिकल्स के सब पार्ट्स भी होते हैं ना, सब आर्टिकल्स है ना, जैसे 24A 24B, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 24A 24B, तो ये उनको भी इंक्लूड करके हम बोल सकते हैं कि 470 जो है वो अभी नंबर है। ठीक है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी कंट्री के लिए दुनिया में सबसे लंबा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो बहुत से सोर्सेज से या तो बोरो किए गए या तो उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। और वो सोर्सेज क्या हैं, बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला गया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया और वहाँ से कुछ प्रोविजंस लाए और कुछ प्रोविजन जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लाए गए हैं। बल्कि सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही है, जैसे मैंने पीछे कहा। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आपको याद रखने के लिए आसानी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है उसको वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहा जाता है या वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भी कहा जाता है। और वो वेस्टमिनिस्टर एक जगह है जो ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, जहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ठीक है, तो यहां से आपको याद रहना चाहिए वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कहते हैं और जो ब्रिटेन में है, ठीक है, वो जगह ब्रिटेन में है तो ब्रिटिश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको पता है कि कुछ देर पहले जो एक इम्पीचमेंट हो रही थी वो हो रही थी, मतलब स्टार्ट हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, वो यूएस के प्रेसिडेंट थे ऑब्वियसली। तो आपको यहां से पता चलना चाहिए कि जो ही आपके दिमाग में या क्वेश्चन में जो ही इम्पीचमेंट आया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आपको वहां से याद आना चाहिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। आप याद कैसे रखोगे, देखो पहले आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें डायरेक्ट टू प्रिंसिपल जो थे वो फंडामेंटल राइट्स की तरह ही डाले गए थे, फिर उनको अलग किया गया क्योंकि ये एक मॉरल गाइडलाइंस थी सिर्फ गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इनको एनफोर्स करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनको जो आयरलैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने अलग कर दिया। अब याद रखना डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर वगैरह वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक, उसके बाद आप देखिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रेड है वो समझिए कि बहुत मुश्किल है करना, है ना। एक्चुअल में मुश्किल हो या ना हो वो अलग मसला है, मैं आपको सिर्फ दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट याद रहेगी कल को कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटरकोर्स है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का आपस में करना मुश्किल है, तो वहां से आपको हिट करना चाहिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखिए
वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। क्या हुआ था कि जर्मनी को वक्त पे 1919 से लेके लगभग 1933 तक वेमर रिपब्लिक कहा जाता था, है ना। और आपको पता है वहां पे कौन था, हिटलर था। और फंडामेंटल राइट्स को कौन कर्ब कर सकता है, कौन सस्पेंड कर सकता है, एक डिक्टेटर, है ना, वो हिटलर था। तो आपको जब भी फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन जो इमरजेंसी में होती है उसकी जो बात आए, उसका जो क्वेश्चन आए, आपको जर्मनी दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि आप थोड़ा अगर कंट्रीज की बैकग्राउंड को भी देखोगे ना, आपको समझ आएगी कि कहां से क्या आया है। आप देखिए यूएसएसआर, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी भी, अभी भी है ना। और फंडामेंटल ड्यूटीज, जो सिटीजन की ड्यूटीज हैं, वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। और आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो वहां पे बहुत मायने रखते हैं। तो ये चीजें वहीं से आई होंगी, है ना, यूएसएसआर या सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद अगर हम देखेंगे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही दुनिया में ये आइडियाज, ऑब्वियसली उससे पहले भी थे, लेकिन जो फेमस हो गए ये आइडियाज कौन से, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही आए। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ये आम बात है, जिसको भी थोड़ा सा भी पता होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, उसको ये तीन चीजें पता होंगी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ चीजें आई हैं, जैसे प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह। और अगर आप देखेंगे जापान से, तो एक ही चीज आई है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये आराम से याद होना चाहिए, ठीक है। होप है कि मैंने जो आपको पॉइंट्स बोले हैं ये आपके दिमाग में किसी ना किसी तरह घर कर लेंगे और आपको याद रहेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। ये किस कंटेक्स्ट में, अमेंडेबिलिटी के कंटेक्स्ट में। मतलब कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत रिजिड है अमेंड करने के लिए, बहुत मुश्किल है, और कुछ फ्लेक्सिबल हैं जो आसान है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस कंटेक्स्ट में भी दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो दुनिया में पाए जा सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसको स्पेशल प्रोसीजर लगता है अमेंड करने के लिए, उसको बोला जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनको अमेंड करना आसान है, मतलब जैसे आम लॉज, बाकी लॉज को अमेंड किया जाता है ना, वैसे ही उनको भी अमेंड किया जा सकता है। और वो हुए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्या पढ़ा पीछे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है, अनकोडिफाइड है, तो उसको अमेंड करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना पूरी तरह रिजिड है, ना ही पूरी तरह फ्लेक्सिबल है। वो क्या है, वो सिंथेसिस ऑफ बोथ है, मतलब वो दोनों का ब्लेंड है, वो दोनों का मिक्सचर है। तो अगर हम आर्टिकल 368 की बात करें, जो अमेंडमेंट की जो पावर्स दी गई हैं पार्लियामेंट को, उनके बारे में यह बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की अमेंडमेंट दी गई है। कुछ प्रोविजन जो हैं उनको स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है। मतलब क्या है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस। इसका मतलब क्या है, अब इसको मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, कि जितने भी लोग जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को पास करने के लिए, उनमें से जितने हैं उनका 2/3 जो है वो उस बिल को फेवर करना चाहिए। मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या है कि कभी कुछ मेंबर जो होते हैं तो कुछ एब्सेंट होते हैं और कुछ वोट देते ही नहीं है, दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। तो जितने प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 मतलब 66.66% जो मेंबर्स हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को फेवर करने चाहिए, तब जाके वो पास होगा। लेकिन ये अभी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने ये टोटल मेंबर्स उसके फेवर में हैं वो उस हाउस का 50% से ज्यादा होने चाहिए, एटलीस्ट 51%। अगर मैं राज्यसभा की एग्जांपल लूं तो उसमें एटलीस्ट 123 मेंबर जो हैं उसको बिल को फेवर करने चाहिए, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो 2/3 होने चाहिए जो उसको फेवर करने चाहिए। समझ आ रही है आपको? जो राज्यसभा है उसकी जो टोटल मेंबरशिप है प्रेजेंट में वो 245 है, तो उसका 51% या उससे ज्यादा 123 आता है। समझ आ रही है आपको? ये क्लियर है, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन समझ जाओगे, थोड़ा ध्यान लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप ऑफ अमेंडमेंट। दूसरी क्या है, उसको यही स्पेशल मेजॉरिटी फॉलो करनी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसको तीसरा स्टेप भी है
क्या है कि रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। मतलब क्या है, ये जो बिल है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो कैसे पास होना चाहिए, जो ऊपर समझाई गई स्पेशल मेजॉरिटी वो तो होनी ही चाहिए, उसके बाद एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट जो हैं उनकी असेंबलीज से ये पास होना चाहिए। समझ आया? तो जो स्पेशल मेजॉरिटी जो पहले वाला है उनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अगर आपने फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट करनी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट करनी है, तो उसको लगती है स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है। और अगर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का और उसको कैसे किया जाए, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट लानी है तो उसको लगती है स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसको ये वाली अमेंडमेंट जो है रेटिफिकेशन वाली लगती है। उसके बाद कुछ प्रोविजंस जो हैं जो आम सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं। ठीक है। जैसे आम ऑर्डिनरी जो होता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जैसे आम जो बिल्स होते हैं उनको पास करने के लिए। ठीक है। तो जो सिंपल मेजॉरिटी वाले हैं, ये जो अमेंडमेंट्स है ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है। इनमें क्या क्या आ सकता है, जैसे एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। क्लियर है ये? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया को एक फेडरल सिस्टम बनाता है, लेकिन विद यूनिटरी बाइस, जिसको हम क्वाजी फेडरल भी बोल सकते हैं। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है? फेडरल सिस्टम का मतलब वो गवर्नमेंट का सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट की पावर नेशनल गवर्नमेंट, या जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, उसके बीच में और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड हो जाती है। जैसे इंडिया में है ही, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है ना। मतलब कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे सेंटर लॉज बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती हैं, और कुछ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती हैं। लेकिन इंडिया का फेडरल सिस्टम जो है वो विद यूनिटरी बाइस है। मतलब क्या है? बाइस जो है उसका मतलब होता है फेवर करना। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम तो बनाता है, लेकिन इस फेडरल सिस्टम में क्या है, इस फेडरल सिस्टम में जो सेंटर है उसको ज्यादा फेवर किया जाता है। मतलब उसके पास ज्यादा पावर है। जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, उसके पास ज्यादा पावर है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्या होता है कि आपको पता है 7th शेड्यूल में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो 3 लिस्ट में डिवाइड की गई हैं, सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आप देखिए कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं या 99 सब्जेक्ट्स हैं। मतलब क्या है कि 99 सब्जेक्ट्स पे सिर्फ जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो लॉ बना सकती है ना। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें सिर्फ 61 सब्जेक्ट्स हैं, और जो कंकरेंट है उसमें सिर्फ 52। आप देख सकते हैं कि बायस मतलब फेवर किसको किया जा रहा है, सेंटर को। और उसके ऊपर जो रेजिड्यूरी पावर है, मतलब जो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इन लिस्ट्स में हैं, उनके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली उनके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, उनको जो पावर दी गई है उन पे एक्ट बनाने की, उन पे लॉज बनाने की, वो सेंटर में है। रेजिड्यूरी पावर जिसको बोलते हैं, नेशनल गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। समझ आ रही है आपको? तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी बाइस के साथ आता है, मतलब सेंटर को ज्यादा फेवर करता है। ऐसा जो है ऐसा यूएस में नहीं है, ऐसा कहीं और नहीं है कनाडा के अलावा। कनाडा में क्या है, कनाडा में भी जो स्ट्रांग सेंटर बनाया जाता है, फेडरल सिस्टम है लेकिन सेंटर को स्ट्रांग बनाया जाता है। आपको यहां से ये याद रहना चाहिए कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रांग सेंटर का जो कंसेप्ट है वो हमें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। समझ आया? तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे इसमें? हम आगे यही पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेडरल सिस्टम के फीचर्स हैं, कुछ यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स हैं। तो देखिए अब क्या है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो पावर जो है वो स्टेट लेवल पे भी है, पावर सेंट्रल पे भी है, और आप देखिए कि 3rd टायर भी है गवर्नमेंट का, है ना। आपको पता ही है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। इसका मतलब जो इंडिया में जो गवर्नमेंट की पावर है उसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। समझ आया? और इसके बहुत से जो हैं फेडरेशन के फीचर्स हैं, मतलब फेडरल सिस्टम के फीचर्स हैं। वो क्या क्या हैं? 2 गवर्नमेंट्स, इंडिया में बल्कि 3 गवर्नमेंट्स हैं, है ना। डिवीजन ऑफ पावर, पावर को डिवाइड किया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसी हद तक, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। ठीक है, ये समझ आया आपको? लेकिन
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस फेडरल सिस्टम के फीचर्स के होने के साथ साथ बहुत ज्यादा फीचर्स ऐसे हैं जो नॉन फेडरल हैं, यानी जो यूनिटरी हैं, मतलब जो सेंटर को फेवर करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने पहले ही पढ़ा, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें क्या होता है, इमरजेंसी प्रोविजंस में ऐसा होता है कि यूनिटरी जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग हो जाती है, मतलब फेडरल सिस्टम खत्म हो जाता है, यूनिटरी सिस्टम पूरी की पूरी तरह आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि इंडिया का जो कानून है वो इंडिया को फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस बनाता है। समझ आया? ऊपर से जो फेडरेशन वर्ड है वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डिफाइन नहीं किया गया है। और अगर हम आर्टिकल 1 पढ़ें, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें क्या बोलता है कि इंडिया एक यूनियंस ऑफ स्टेट है। इंडियन फेडरेशन जो है वो एग्रीमेंट से नहीं बना, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ये ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आप चाहे तो जो करो वो करो, आप चाहे तो अलग हो जाओ, ऐसा नहीं हुआ था। और दूसरी इंप्लीकेशन क्या है इसकी कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग, कि कोई भी जो स्टेट है उसको कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया से सिसीड हो जाए। सिसीड होने का मतलब क्या है कि अलग हो जाए, ऐसा कोई भी इंडिया की स्टेट सोच नहीं सकती। लेकिन यूएस में ऐसा चांसेस हैं। आप देख सकते हैं कि जो टेक्सास है, टेक्सास काफी देर से ऐसा चाहता है कि वो यूएस से अलग हो जाए, माइनॉरिटी है लेकिन ऐसी बात वहां पे है। समझ आ रही है? तभी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मतलब बार्गेनिंग पावर है स्टेट के पास भी और बाकी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनके पास भी। उसके बाद फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन सेपरेट, है ना। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और जिन्होंने यह कहा है उनका नाम भी लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस की समझ आ गई आपको। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखते हैं। तो जो 5th फीचर है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और इस वीडियो का जो लास्ट फीचर रहने वाला है वो कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि 2 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, आपको पता होगा जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और दूसरा होता है रियल एग्जीक्यूटिव, जिसके पास एक्चुअल में पावर्स होती हैं, वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है और कुछ केसेस में मोनार्क, जैसे यूके में मोनार्क है, उनकी सिर्फ सेरेमोनियल पोजीशन होती है और एक्चुअल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के पास होती है, जिनको हम इफेक्टिव पावर बोलते हैं, मतलब वो पावर जो कहीं काम भी आती है। समझ आ गया आपको? लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि एक ही एग्जीक्यूटिव होता है, जो प्रेसिडेंट जिसको बोला जाता है, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और वही हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, और सारी पावर जो होती है वो इसी के पास होती हैं, ठीक है। और ये जो एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, उसका एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर के पास फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। मतलब वो एग्जीक्यूटिव जो है वो जो एक्ट करेगा या पॉलिसीज बनाएगा वो जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आंसरेबल नहीं है टू द लेजिस्लेचर। और वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है लेजिस्लेचर से इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑफिस, जैसा इंडिया में नहीं होता है। यहां पे जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है फ्रॉम द लेजिस्लेचर इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स टर्म्स ऑफ ऑफिस। समझ आया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेंटर में भी और स्टेट में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। मतलब क्या होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी स्टेट लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे आपको पता ही है लोकसभा राज्यसभा होंगी, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती हैं, कुछ स्टेट में है कुछ स्टेट में नहीं है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 74 और 75 डील्स विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट यूनियन, मतलब नेशनल लेवल पे जो सेंटर की गवर्नमेंट है। और आर्टिकल 163 एंड 164 कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम या असेंबली सिस्टम एट द स्टेट लेवल। ठीक है, तो ये क्लियर है।
तो ये जो था ये लास्ट फीचर था इस वीडियो का। बाकी जो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैंने इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती, फिर बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट खो जाते हैं। तो अब इसके बाद आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, उनको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, वो आपको प्रैक्टिस करने के काम आएंगे। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।